Jai Hind students, this is the next video of your chapter 13 why do we fall ill of class 9th. In the previous chapter, in the previous video, I have discussed about what does disease looks like, disease कैसे दिखते हैं, means especially the symptoms. What are symptoms? Symptoms क्या हैं, उसका डेफिनेशन हमने किया. सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. हम लोगों को जो अपने बॉडी में गड़बड़ दिखता है, नॉर्मल से हटकर दिखता है, एबनॉर्मल दिखता है, दैट एबनॉर्मलिटीज़ आर कॉल्ड सिम्टम्स. उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज देखे थे, that were on the basis of time taken by the disease, symptoms, its treatment and its effect on the health. It is divided into two types, acute and chronic. Acute was short term disease, means वो जल्दी होता है, जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हेल्थ पर नहीं दिखाता है. Then chronic diseases, it takes long time from treatment and it also puts so much effect on the health. ये बहुत दिनों तक रहता है, बहुत समय तक चलता है, ट्रीटमेंट लॉन्ग इसका किया जाता है और आपके हेल्थ पे, आपके डे टू डे एक्टिविटी पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है ये. उसके बाद हमने पढ़ा था क्रोनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ. कैसे एक डिजीज़ जो है वो पुअर हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ हमारा कैसे पुअर कर देता है, हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल रहा है. नाउ इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट काउजेज ऑफ डिजीजेज. काउजेज ऑफ डिजीजेज मीन्स डिजीज़ होने के कितने तरह के कारण हो सकते हैं. ओके, दिस इज़ योर 13.2.4 topic of your NCERT book 179 and I am completely reading and making you understand the NCERT book. Notes already given you all in the form of PPT and that's only you have to write in the copy. This video is I am making this video from only to make you understand the NCERT lines. Okay. Now causes of diseases. In the causes of diseases, here it is given example that imagine a baby is suffering from a loose motion. एक बेबी को लूज मोशन हो गया. Let us look an example. If there is a baby suffering from loose motion, we can say that the causes of loose motion is an infection which is caused by virus. हम लोग ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को जो लूज मोशन हुआ है वो इन्फेक्शन के कारण हुआ है, जो कि वायरस हो जाए. वायरस भी वायरस है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डड द वायरस कम फ्रॉम. लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वायरस कहाँ से आया. सपोज वी फाइंड दैट वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, but many babies must have had this unclean drinking water, so only that baby is only suffering from loose motion. Why? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है वायरस से हुआ, लेकिन वायरस कहाँ से आया. तो आंसर मिलता है कि वायरस आया अनक्लीन इन्वायरमेंट से. जो हमारा गंदा इन्वायरमेंट है आसपास, सोशल इन्वायरमेंट या फिजिकल जो इन्वायरमेंट अनक्लीन है, डर्टी है, अनहाइजेनिक है, उससे वायरस आया. तो फिर क्वेश्चन उठता है कि क्यों वो बच्चा ही सफ़र किया. वैसे अनक्लीन वाटर तो बहुत सारे बच्चे पी रहे होंगे, तो ये बच्चा ही सफ़र क्यों किया. एक रीज़न इसका ये हो सकता है कि वो बच्चा पहले से ही हेल्दी ना हो, उसका पुअर न्यूट्रिशन हो, या उसके पुअर जो हेल्थ है उसका ऑलरेडी किसी चीज़ से अफेक्टेड है, या उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या उसका जेनेटिक्स ऐसा है कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जा रहा है. आप एकदम कोरोना वायरस या अभी का जो इन्वायरमेंट चल रहा है उससे आप ये को रिलेट कर सकते हैं टॉपिक को. कहा जा रहा है ना कि बार बार आप इम्यून सिस्टम से कमज़ोर व्यक्तियों को, ओल्ड को, बच्चों को इससे बचाइए. क्यों? क्योंकि हो सकता है एक हेल्दी व्यक्ति जो कि यंग स्टेज में है, लाइक वी पीपल कैन नॉट सफ़र फ्रॉम कोरोना इफ़ वी आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस बिकॉज आवर इंटरनल इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, वी आर गेटिंग गुड न्यूट्रिशन. बट व्हाट हैपन इफ़ दिस कोरोना वायरस इज़ communicated to a person who is not taking so much good nutrition, his immune system is already weak like old people, or he or she is suffering from already disease, chronic disease like diabetes, BP, heart problem like this. तब उस केस में उस व्यक्ति को कोरोना वायरस या कोरोना डिजीज़ हो जा रहा है.
और जो व्यक्ति हेल्दी हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, या बच्चे में भी अभी इम्यून सिस्टम डेवलप होता रहता है, उसका में भी अभी वो न्यूट्रिशन ठीक से ले रहा है नहीं ले रहा है कंफर्म नहीं है, और उसका जो सिस्टम है वो डेवलपिंग में है, तो वो भी कोरोना वायरस या कोविड-19 से अफेक्टेड बहुत जल्दी हो सकता है। सो द टू एज ग्रुप पीपल, ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रंस आर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस डिजीज़। सो एक बच्चा या एक व्यक्ति अगर कोई किसी डिजीज़ का शिकार होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी एक कारण से वो व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है कि इस बीच में आई वॉज इन्फेक्टेड और कोरोना वायरस आया होगा, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और मैंने उससे फाइट किया और कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए और ठीक भी हो गई। लेकिन उस दौरान अगर ये वायरस किसी और के पास चला गया और वो व्यक्ति कमज़ोर है इम्यूनिटिकली, तो वो पर्सन जो है वो सफ़र हो जाएगा, या उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर है, या उसका न्यूट्रिशन कमज़ोर है, या उसका इन्वायरमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो जो काउजेज़ ऑफ डिजीज़ हैं ये सेवरल्स हो सकते हैं वाई अ पर्सन इज़ गेटिंग अ सर्टेन डिजीज़। आपको इस NCERT में उस बेबी का डिफरेंट कंडीशंस बताया है कि उसका न्यूट्रिशन कमज़ोर हो सकता है कि उस बेबी का जेनेटिक कमज़ोर हो, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, इसलिए वो उसको लूज मोशन हो गया। ये भी इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंसेस। हर बेबी का अपना अपना जेनेटिक डिफरेंस होता है, अपना अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हो सकता है कि वो बच्चा जेनेटिकली थोड़ा वीक हो, उसको किसी बच्चे को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बच्चा स्ट्रांग रहता है। या ये भी हो सकता है वाई डज देयर इज़ नो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, उसके आसपास में क्लीन वाटर क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमज़ोर हो, बच्चा बहुत हेल्दी है लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी जो है वो ठीक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है और बार बार वायरस उसको अटैक करेगा तो वो बच्चा बीमार पड़ेगा ही। It will now obvious that all disease will have immediate causes and contributory causes. Also most disease will have many causes rather than one single cause. तो इन सभी का कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे जो डिजीज़ हो सकते हैं वो या तो जैसे इसमें दिया है वायरस फर्स्ट पैरा में, दैट आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। द डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके, जो डिजीज़ जो है वो पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो होता है उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, और वैसे डिजीज़ जो है वन पर्सन टू दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो काउजेज़ ऑफ डिजीज़ पहला हो सकता है बाय पैथोजेंस, दैट इज़ गिवन इन योर PPT। सेकंड हो सकता है पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, जैसे उस बेबी का पुअर हेल्थ हो, कमज़ोर हो, या उसको नरिशमेंट अच्छा नहीं मिल रहा हो। दूसरा उसके बगल का ही बेबी जो है वो हेल्दी है, नरिशमेंट अच्छा मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, तो उसको डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन जो वीक है उसको डिजीज़ हो जाएगा। तो सेकंड हमारा काउज है पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। द थर्ड पैरा जिसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं वो है माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट। किसी हमारे बॉडी पार्ट का माल फंक्शनिंग मतलब कम काम करना या बैडली इफ़ेक्ट होना, उसको माल फंक्शनिंग कहते हैं, या काम ही नहीं करना। तो माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट हो सकता है डिजीज़ का रीज़न। चौथा हो सकता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। अगर हमारे आसपास हम कितने भी हेल्दी हैं लेकिन हमारा आस पड़ोस अनक्लीन रहेगा, डर्टी इन्वायरमेंट रहेगा, तो हम बहुत जल्दी अटैक होगा हमारा वायरस एंड इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और जैसे ही हमारा न्यूट्रिशन घटेगा या कभी कभार हमारा इम्यून सिस्टम घटेगा या हम अच्छा भोजन नहीं लेंगे, हम कमज़ोर पड़ेंगे, देन एट दैट टाइम इमीडिएटली वी विल सफ़र फ्रॉम दैट डिजीज़। द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर हमारा जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ही वीक है तो भी हम जल्दी डिजीज़्ड होंगे। तो कैसा हुआ, हमारे जो डिजीज़ काउजेज़ ऑफ डिजीज़ हैं वो 5 कारण या 5 से ज़्यादा भी कारण हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउजेज़। फर्स्ट इज़ पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैथोजेंस और वर्म्स, protozoans and worms. Protozoans are group of animals, eukaryotic, microscopic animals हम लोग पढ़ेंगे, लाइक प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है,
नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट के कारण भी डिजीज़ हो सकता है। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब कोई हमारा बॉडी पार्ट अगर कम फंक्शन कर रहा है उससे भी डिजीज़ हो सकता है। जैसे उस बच्चे का अगर लीवर ख़राब है या स्टमक ठीक से डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, तो भी उसको लूज मोशन हो सकता है। इन्वामेंटल पॉल्यूशन, इन्वामेंट हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ अगर पॉल्यूशन इन्वामेंट है, पॉल्यूटिंग इन्वामेंट है, डर्टी इन्वामेंट है, तो भी डिजीज़ हो सकता है। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, मीन्स हमारे बॉडी का खुद का जो जेनेटिक कैपेबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज, अगर उसी में कुछ प्रॉब्लम है तो भी हम बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। ओके, दीज वर द काउजेज ऑफ disease. In 13.2.5 infectious and non-infectious causes are discussed. I have already discussed this topic in the types of diseases, that infectious diseases will be caused by infectious microorganism. For example, disease where microbes are the immediate cause are called the infectious diseases. Here it is given in your book. Here it is given in your book. Here it is written that diseases where microbes के कारण जो आपके डिजीज़ होते हैं वो डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, और ये डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होते हैं, क्योंकि जो डिजीज़ वायरस बैक्टीरिया वगैरह से फैलता है वो अगर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में किसी तरह का दूसरा हेल्दी बॉडी आएगा तो वो हमसे वो वायरस या बैक्टीरिया या जो भी हो काउजल ऑर्गेनिज्म वो उस तक जा सकता है। So on the other hand, there are also diseases that are caused by not by any infectious agents that only virus and bacteria, जैसे हमें कोई these are also called non-communicable disease. ओके, लाइक कैंसर है, यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक बीपी है, लाइक डायबिटीज़ है, बीपी, कैंसर, डायबिटीज़, आपको लाइक लीवर प्रॉब्लम है, ये सभी जो डिजीज़ है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता, किसी इन्फेक्शियस कारण से नहीं होता, तो ये जो डिजीज़ है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मतलब आपको इन्फेक्शन से नहीं हुआ है, किसी दूसरे कारण से हुआ है। इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा काउज किया जाता है और वो डिजीज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट पेज है, इन द नेक्स्ट पेज हेयर इट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट पेज example in this para, in this column. It is very important, you must read this type of special colorful column given in your NCERT book. यहाँ पे आपको एक डिस्कवरी की चर्चा की गई है जिसमें पेप्टिक अल्सर जो है वो पेट में होता है, एंड ये एक बीमारी है जो पहले सोचा जाता था कि ये जो है वो क्रोनिक डिजीज़ है। पहले माना जाता था कि ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता है, प्रेशर में रहता है, तो उसका डाइजेशन गड़बड़ होने लगता है, बहुत लेट तक खाना नहीं खाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि उसके स्टमक में अल्सर मतलब घाव, उसके स्टमक के वॉल में घाव हो जाते हैं। पहले के लोग ऐसा सोचा करते थे कि ये एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कि फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होता है। अगर हम टेंशन लें, वक्त से खाना नहीं खाएं या ज़्यादा सोचें या हर वक्त चिंता करें तो हमें जो है ये पेप्टिक अल्सर, ये स्टमक का जो बीमारी है वो होता है। Like everybody thought that a stressful life lead to a lot of acid secretion in stomach and eventually caused peptic ulcer. मीन्स पहले सोचा जाता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीने से हमारे जो स्टमक में है, स्टमक में एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है और वो स्टमक के वॉल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। एसिड डाइजेस्ट करता है ना, कोरोड करता है, किसी भी चीज़ को गलाता है, तो पहले का रीज़न यही था। लेकिन 2 साइंटिस्ट 2 ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी दैट अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया जो है दैट इज़ नेम्ड एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पाइलोरिक एक लेयर है, आप स्टमक में पढ़ेंगे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर।
उन्होंने ये खोज किया कि ये कोई फिजियोलॉजिकल या क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, ये स्ट्रेसफुल लाइफ से नहीं होता है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जिस व्यक्ति में इस बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है, वहाँ पे ये स्टमक में जाके स्टमक के वॉल पे ग्रो करता है और वहाँ घाव अल्सर काउज कर देता है। ही नोटिस डैट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब फूल जाना, वेयर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दैट बैक्टीरिया। मैरी मार्शल, a young clinical fellow, become interested in Warren's findings. वारेंस जो थे वे पहले साइंटिस्ट थे, रॉबिन वारेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। उन्होंने इस बैक्टीरिया का प्रेजेंस जो है स्टमक में प्रूव किया था, क्योंकि वो उस बैक्टीरिया के आसपास जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता था, फूल जाता था। ओके, उनका जो दूसरा एक फेलो था, साथी था, वो उनके इस फाइंडिंग्स में बहुत इंटरेस्ट लिया और वो इस बैक्टीरिया को कल्चर, लेबोरेटरी कल्चर में डेवलप कराया, मतलब स्टमक के बाहर इन्फेक्टेड स्टमक से वो ले लिया सैंपल, बैक्टीरिया का इनोकुलम लिया और उसको लेबोरेटरी में ग्रो कराया और उसके एक्टिविटी को देखा। इससे प्रूव हो गया कि ये जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ से ही होता है, जो कि स्टमक में इन्फेक्शन के कारण होता है। ये कोई क्रोनिक डिजीज़ स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल के कारण नहीं होता है। अभी भी कितने लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे या वक्त से खाना वाना नहीं खाएंगे तो स्टमक में अल्सर हो जाएगा। ये लेकिन अल्सर कैसे होता है? एक इन्फेक्शन से होता है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेयर इट इज़ गिवन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। रिमेंबर इट एंड राइट इट इन योर कॉपी ऑल्सो। एंड these two are the scientists that were रॉबिन वारेन, ये रॉबिन वारेन एंड हिज फेलो, उनके साथी मार्शल, बैरी मार्शल। In treatment studies, Marshall and Warren showed that patient could be बीमार जो हैं वो could be cured of peptic ulcer only when bacteria were killed off from the stomach। और उन्होंने ये पता किया कि कोई भी ये पेप्टिक अल्सर जिससे जो सफ़र कर रहा है वो तभी ठीक होगा जब इस बैक्टीरिया को मारा जाए उसके पेट में। ऐसा नहीं कि हम हैप्पी लाइफ जीने लगे तो हमारा पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा। ये थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी ऑफ मार्शल एंड वारेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ इज़ नो लॉन्गर क्रोनिक। अब ये क्रोनिक डिजीज़ नहीं है। हमें जैसे ही पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर का पता चलेगा, अगर हम एंटीबायोटिक्स लेने लगे, ट्रीटमेंट लेने लगे, तो हमारा आराम से ये डिजीज़ कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है और अब ये क्रोनिक डिजीज़ नहीं है जैसा कि पहले ट्रीट किया जाता था। और बहुत ही जल्दी ये एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये किससे होता है? किसी एक बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम लोग एंटीबैक्टीरियल केमिकल लेते हैं जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वारेन को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन 2005 इन फॉर द फिजियोलॉजी, दैट इज़ दे डील विद द फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक एंड मेडिसिन, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन का भी किया कि ये एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो ये पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज गिवन टू यू ऑल अबाउट द पेप्टिक अल्सर, दैट इट इज़ नॉट अ क्रोनिक डिजीज़, इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, नाउ we conclude here that the ways in which disease is spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different disease। ऑफ कोर्स जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो क्रोनिक डिजीज़ है, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। जो जेनेटिक डिजीज़ है उसको ट्रीटमेंट सबका अलग अलग है। दिस वुड डिपेंड अ लॉट वेदर द इमीडिएट काउज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। और जो ट्रीटमेंट का वे है वो बहुत डिपेंड करेगा कि ये डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। अगर इन्फेक्शियस है तो तुरंत एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल कुछ भी कंसेप्ट चलाकर आपको ठीक किया जाएगा। और अगर नॉन इन्फेक्शियस है तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जनरली क्रोनिक डिजीज़ होते हैं और उसका लॉन्ग ट्रीटमेंट उस तरीके से चलेगा। But today's the COVID-19 is an infectious disease and highly contagious disease, means ये काफ़ी जल्दी फैलने वाला डिजीज़ है। सो इसका ट्रीटमेंट भी अभी इसका कोई
डिजीज एंटी केमिकल्स या एंटी ड्रग्स नहीं आ पाया है, कोई बीमार या टैबलेट्स या नहीं बन पाया है, इसलिए हम लोगों को अभी फिजिकल प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ रहा है, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन सब चीज़ हो रहा है, ऑनलाइन हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन सून वी होप दैट वी विल गेट दिस एंटी ड्रग अगेंस्ट दिस डेविल वायरस कोरोना, ओके, सून दिस इट विल बी डिमिनिश्ड, जल्दी ही ये ख़त्म होगा अब और हम लोग स्कूल में हैप्पीली मिलेंगे। आप प्लीज़ ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके इस चैप्टर में, इसको आज का एक्टिविटी रहेगा, आप इसको कॉपी में करेंगे। लिस्ट एनी 3 रीजन्स वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक, आप 2-3 कारण बताइए क्यों आप बीमार लग रहे हैं। इफ़ ओनली वन ऑफ दिस सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, वाई और वाई नॉट। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट दिस चैप्टर इज़ ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आप इसमें ओपन टाइप आंसर देंगे, मतलब आपको जैसा लगता है वैसा दे सकते हैं, कोई डिफिनिट आंसर नहीं है, आप क्या सोच रहे हो वैसा आंसर दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट, इनमें से कौन से डिजीज़ में आपको लगेगा कि लॉन्ग टर्म जो है वो काफ़ी ख़राब लग रहा है, काफ़ी अनप्लीजेंट है। इफ़ यू गेट जॉन्डिस, इफ़ यू गेट लाइस, इफ़ यू गेट एक्ने, वाई। अगर आपके फेस पे एक्ने हो जाता है, मासा, उससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, आप ख़राब फील करेंगे, या आपके सर में जू हो जाता है, इससे आपको ज़्यादा ख़राब अच्छा नहीं लगेगा, ये आपको जॉन्डिस हो जाता है। इन माई ओपिनियन इफ़ एनी वन इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस एंड इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज़, आपका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अनप्लीजेंट होगा और ये काफ़ी शरीर को वीक भी कर देता है। सो राइट दिस आंसर्स इन योर कॉपी इन योर ओन लैंग्वेज and give me reply also that you have finished your homework. This is all about this class, 2 videos, part 2 and part 3. In the next video we will read about, concentrate on infectious disease only and many examples of infectious microorganism that is given in your book. Okay, listen the video and prepare the notes and make your own ideas. Be healthy, take nutritive food, and soon we will discover and soon we will recover from this pandemic disease. Thank you.